मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को 7 साल लगभग होने को है। इसी मई जून में 7 साल हो जाएगा। लेकिन अभी भी उस कांड को लेकर के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। न सरकार के पास है, न मीडिया के पास है, न पुलिस के पास है, न जुडिशरी के पास है और न ही किसी और के पास है। अगर जुडिशरी के पास होता, जज के पास होता, तो अभी 2 दिन पहले ही एक वर्डिक्ट आया है मुजफ्फरपुर का SC ST का जो स्पेशल कोर्ट होता है, उसने ब्रजेश ठाकुर, जिसको दिल्ली का जो पॉस्को कोर्ट है उसने उनको 18 लोगों को सजा दिया था, उनको मुजफ्फरपुर का SC ST स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि इनको गिल्टी प्रूफ करने के लिए, इनको सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत है ही नहीं। अब एक ही सिस्टम का, एक ही केस का एक ही सबूत, वही सबूत दिल्ली में जाकर के उनको सजा मिल जाती है, 18 लोगों को सजा मिलती है, और उसी केस में SC ST का स्पेशल कोर्ट मुजफ्फरपुर का कहता है कि इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, इसलिए इनको मुक्त किया जाता है, इनको फ्री छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उस कांड में कुछ जो बच्चियां थी वो SC ST से थी, इसलिए उनके ऊपर, ब्रजेश ठाकुर और अन्य लोगों के ऊपर SC ST एक्ट भी लगा था। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा कम से कम 10 से ज़्यादा दर्जनों ऐसे पहलू है इस पूरे केस का जिसका आज तक आपको जवाब नहीं दिया जा सकता है। ले सकते हैं आप जवाब। जैसे कि इसी केस में 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ था, 18 लोगों को सजा मिला, उसमें से 3 लोगों को नहीं मिला, हालांकि वो लोग भी जेल गए थे। मंजू वर्मा जो उसमें मंत्री हुआ करती थी, उनके हस्बैंड चंदेश्वर वर्मा, ये दोनों फ्री हो गए, इनके साथ एक और व्यक्ति फ्री हुए थे। मंजू वर्मा का नहीं पता, लेकिन चंदेश्वर वर्मा के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थे और बहुत सारे टेस्टिमनीज थे जो उनको साफ साफ कहा जा रहा था कि ये उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इनको छोड़ा गया। इनको किस आधार पे छोड़ा गया ये अलग मुद्दा है, लेकिन जिन टेस्टिमनीज ने, जिन एविडेंस के आधार पर इनके ऊपर FIR किया गया, इनको जेल भेजा गया, उसको जजमेंट में साफ साफ नकारा गया। बहुत सारे थे इसमें, जैसे कि जो ब्रजेश ठाकुर है, जो मेन कल्प्रिट हैं इसके, और चंदेश्वर वर्मा जो मंजू वर्मा के पति थे, इन दोनों के बीच में अक्सर बात हुआ करती थी फ़ोन के ऊपर। उस कॉल रिकॉर्ड के अनुसार, जो कि पब्लिक डोमेन में कॉल रिकॉर्ड है, उसके अनुसार जनवरी 2018 और मई 2018 जब अरेस्टिंग होता है, इसके बीच में 17 बार दोनों के बीच में लंबी लंबी बातें हुई हैं। यानी कि हर हफ्ते, लगभग एवरेज कहिए तो हर 8 से 10 दिन के अंदर दोनों के बीच में फ़ोन पे बात हुआ करती थी। 5 महीने में 17 कॉल हुआ, इसका मतलब है कि 8 से 10 दिन के बीच में एक कॉल बात हो ही जाती थी। इतनी घनिष्ठता थी इनके बीच में, उसके बावजूद मंजू वर्मा के पति बेदाग बरी हो गए इसमें, मंजू वर्मा भी बरी हो गई इसमें। इसके अलावा जो टेस्टिमनीज वहाँ की बच्चियों ने, 33 बच्चियों का जो रिकॉर्ड किया गया, वहाँ पे 44 थे, 44 के सभी का रिकॉर्ड किया, उन सभी के टेस्टिमनीज में साफ साफ 3 लोगों का वो लोग नाम बार बार ले रहे थे। एक हंटर वाले अंकल, एक कहते थे मूछ वाले अंकल, और एक पेट वाले अंकल जो नेता अंकल थे। इन तीनों का नाम आता था। इसमें से हंटर वाले अंकल का मतलब हो गया ब्रजेश ठाकुर, और मूछ वाले अंकल और जो तीसरे नेता अंकल जो थे, जो पेट वाले अंकल थे, इनके बारे में कहीं कोई सुराग ही नहीं मिला। बिहार पुलिस से लेकर के, CID से लेकर के दिल्ली का CBI लग गई, और इन 44 के 44 जो बच्चियां थी, ये सब उनको पहचानते थे, बाई फेस पहचानते थे, लेकिन इन दोनों को ढूंढ नहीं पाए। ब्रजेश ठाकुर को ढूंढ लिया, उनको सजा दे दिया गया, लेकिन ये तोंद वाले अंकल कौन थे, नेता अंकल कौन थे, और ये मूछ वाले कौन अंकल थे, उनका आज तक कहीं कोई अता पता नहीं है। हालांकि मुजफ्फरपुर में सब लोग ये कहेंगे आपको कि ये जो नेता अंकल है, यही वो चंदेश्वर वर्मा थे, यानी कि मंजू वर्मा के हस्बैंड। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे आपको एविडेंस मिलेंगे जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि चंदेश्वर वर्मा कहीं ना कहीं एक्यूज थे। उदाहरण के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट देवेश, असिस्टेंट जो डायरेक्टर थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मुजफ्फरपुर के अंदर, जिनकी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी 2017 के अगस्त या सितंबर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, और इन्होंने पूरा डिटेल उस
घटनाक्रम का पूरा डिटेल दिया था। इनसे पूछा भी गया कि आपने क्यों नहीं बोला जब आपको पता था ये सारे घटना के बारे में। तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाई ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, मुझे नौकरी करना है, मेरा परिवार है। चूंकि पहले के जो असिस्टेंट डायरेक्टर सब लोग थे सब चुप थे, तो मैंने भी फैसला लिया कि मैं भी चुप रहूं। लेकिन जब फैसला जब आ गया, जब ये केस ओपन हो गया, तो इन्होंने सारी कहानी कही। और इन्होंने अपनी टेस्टिमनीज में कहा है कि उस गृह में, यानी कि जो बाल सुधार गृह था, जो ब्रजेश ठाकुर का बाल सुधार गृह था, वहां पे मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा अक्सर आया करते थे। ये इनके टेस्टिमनीज में साफ साफ लिखा हुआ है, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, मीडिया तक को बोला है इन्होंने, और मीडिया में इनका इंटरव्यू तक छपा है। लेकिन उसके बावजूद, इतने एविडेंस होने के बावजूद बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं चंदेश्वर वर्मा। और कैसे बाइज्जत बरी किए जाते हैं, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिला है अभी 2 दिन पहले, जो मुजफ्फरपुर के SC/ST कोर्ट ने जो ब्रजेश ठाकुर को भी बरी कर दिया है और 18 लोगों को, सभी लोगों को बरी कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस आधार पर बरी किया जाता है ऐसे जघन्य अपराधियों को भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले में और भी बहुत सारे तार ऐसे हैं जिसका आज भी पुलिस प्रशासन, सरकार, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये मामला जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह का कांड स्टार्ट होता है 30 मई से, लेकिन उसके पहले ही 27 मई को सीतामढ़ी जिले में एक हत्या होती है। सुभाष नारायण दत्ता की हत्या होती है, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही वहाँ के होते हैं, सीतामढ़ी के वहाँ पे। और इनकी हत्या इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे पोल खोले थे जिसमें कि जितने भी स्कूल चल रहे थे उस सीतामढ़ी जिले में, वहाँ पे बहुत सारे लोग सरकार के पैसे का, फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, पैसे निकाल ले रहे थे और खर्च नहीं कर रहे थे। बच्चों का सारा पैसा निकाल लिया जा रहा था, खास करके जो डिफरेंटली चाइल्ड के लिए स्कूल खुला हुआ था। और कहते हैं कि एक शिक्षक ने इनकी सुपारी देकर के इनका हत्या करवाया दिया। अब इस सुभाष नारायण दत्ता जी के हत्या में जिस टीचर का नाम आया था, उस टीचर का ब्रजेश चंद्र ठाकुर के साथ और उसके साथ साथ चंदेश्वर वर्मा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इस हत्या का भी आज तक कहीं कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। असल में कहते हैं कि इसी हत्या से सुगबुगाहट शुरू हुई थी, जो कि अंत में मुजफ्फरपुर हत्याकांड में आकर के अंत हुआ। हालांकि इस पे भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर अलग अलग मीडिया हाउसेज में आप देखिएगा तो सब लोग अलग अलग लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज बनी है, वो एक उस महिला जर्नलिस्ट को सारा क्रेडिट देती है। आप रवीश कुमार का रिपोर्ट सुनेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि पूरा का पूरा दामोदर, पूरा सब कुछ संतोष कुमार ने किया है, संतोष सिंह ने किया है, जो उस समय कशिश न्यूज चैनल में काम करते थे। 40 अलग अलग उसके ऊपर स्टोरीज उन्होंने किया था, तो लगेगा कि संतोष सिंह ने ही सब कुछ किया है। एक ऑफिशियल है बिहार सरकार के, वो कहते हैं कि नहीं, हमने सब कुछ किया है। मंजू वर्मा, जिनके पति जो सब एक्यूज्ड है, वो कहती है कि मैं ही तो मंत्री थी, मैंने ही तो सारा ऑर्डर दिया था, सारा का सारा इसमें जांच करने का, तो मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए और मुझे कल्प्रिट बना दिया गया इसका। ऐसे क्लेम करने वाले बधेरे लोग मिल जाएंगे कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। तो लेकिन कोई सुभाष जो नारायण दत्ता है वहां तक नहीं पहुंचता है। अब इसके बाद फिर अगर आप आगे देखिएगा इस पूरे घटनाक्रम को, सिर्फ अगर आप सिर्फ इसके टाइमलाइन को देखिएगा ना, तो इसमें कितना झोल है, आप पूरे इस केस को समझ जाइएगा। इस पूरे मुजफ्फरपुर हत्याकांड में कितना झोल है, इसको आप ऐसे समझिए कि 31 मई को, 30 मई को फाइनली खबर होता है। हालांकि रिपोर्ट जो है बहुत पहले सबमिट हो चुका है। रिपोर्ट इसने अप्रैल में दे दिया है। 1 साल तक, 1 महीने तक रिपोर्ट पे बैठी रही सरकार। रिपोर्ट तो सबमिट हो गया था मार्च में ही। अप्रैल में फिजिकल हैंड कॉपी जो होता है, प्रिंट किया हुआ कॉपी डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तब जाकर के मई में इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद फिर 31 तारीख को इसके ऊपर फाइनली FIR होता है। अब इसका टाइमलाइन देखिए कि 31 तारीख को अरेस्टिंग होता है, 31 मई को, और तब जाकर के मेडिकल टेस्ट तो होना ही चाहिए था कि अरेस्टिंग हुआ उससे पहले ही मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, जितने भी वहां पे लड़कियां हैं उनका। लेकिन मेडिकल टेस्ट इनका होता है जाकर के 3 जून को, यानी कि 3 दिन के बाद। उससे भी ज्यादा बड़ा क्या होता है कि 3 जून को मेडिकल टेस्ट होता है और 2 जगह मेडिकल टेस्ट होता है। एक मोतिहारी में होता है और एक पटना के PMCH हॉस्पिटल में होता है। मोतिहारी का टेस्ट बहुत तुरंत आ जाता है उसका रिजल्ट, लेकिन PMCH के टेस्ट के रिजल्ट का वेट किया जाता है आगे कोई एक्शन लेने से लिए, FIR जो है पर्टिकुलरली करने के लिए, बाकी लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पटना के PMCH का रिपोर्ट
का वेट किया जाता है। और ऐसे में रिपोर्ट अक्सर 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट को आने में 1 महीना 19 दिन लगता है। 22 जुलाई को जाकर के 20 जुलाई को जाकर के रिपोर्ट आता है इसका। और उस रिपोर्ट को लाने के लिए भी मुजफ्फरपुर की जो एसपी थी कौर, मिसेस कौर, उनको कई बार पटना आना पड़ा और कई बार पटना से खाली हाथ जाना पड़ा इन 1 महीना 19 दिनों के दौरान। ये भी अपने आप में कितना बड़ा लूप है, इसी को आप समझिए। इसके अलावा 21 जुलाई को जो पटना की वहाँ की एसपी है, मुजफ्फरपुर की एसपी मिसेस कौर जो थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहती है कि 21 लड़कियों का रेप हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने आया है। हालांकि उसके बाद फिर जब आगे की मामला बढ़ता है, जब नेक्स्ट रिपोर्टिंग होती है मीडिया में, तो होता है कि नहीं 34 का, मेडिकल रिपोर्ट में 34 था, एसपी कह रही है 21 था, बाद में फिर करेक्शन किया जाता है कि नहीं 21 नहीं 34 था। किस लेवल पे इसमें मिस हैंडलिंग हुआ है केस का, ये सब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। इसके अलावा 20 मार्च, यानी कि ये मामला हो रहा है अप्रैल मई में जा रहा है, 20 मार्च को ही एक और ब्रजेश ठाकुर का एक और एनजीओ चलता था जहां पे कि महिलाओं को स्किल सिखाया जाता था। उस एनजीओ पर रेड किया जाता है कंप्लेन करने के बाद, और उस एनजीओ के रेड करने में वहां पर रजिस्टर में पाया जाता है जाकर के कि वहां पे 35 महिलाएं काम कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, रजिस्टर में एंट्री होती है, वहां पे 35 महिलाएं काम कर रही होती है 20 मार्च को। उसके बाद उसी जगह पे 1 अगस्त को रेड किया था, जब ये मामला पूरा बड़ा हो चुका होता है, नेशनल खबर बन चुका होता है 1 अगस्त तक, तब जब उसी एनजीओ के ऊपर रेड पड़ता है, तो वहां से पुलिस अपने रिपोर्ट में कहती है कि वहां पे सिर्फ 11 महिलाएं थी और वो 11 के 11 भी गायब थी। रजिस्टर एंट्री 11 का था, मार्च में जब हुआ है तो 35 एंट्री है, अगस्त में कर रहे हैं तो 11 एंट्री है और वो 11 भी गायब है, नहीं पता उनका। उन 11 महिलाओं का आज तक कुछ पता नहीं चला, कहाँ गई कहाँ थी। बाद में ये भी कहे कि लोगों ने कि उनको मार दिया गया, लेकिन आज तक उस पूरे इन्वेस्टिगेशन का कुछ नहीं हुआ। उस जो दूसरे एनजीओ का इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसी 20 मार्च और 1 अगस्त के बीच में पुलिस, यहाँ की मुजफ्फरपुर की पुलिस, इस दूसरे एनजीओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 20 जून को ही परमिशन मांगती है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलता। उनको परमिशन जाकर के मिलता है जुलाई में, 1 महीने के बाद 22 जुलाई को उनको परमिशन मिलता है, जब पीसी कर चुकी होती है 21 तारीख को एसपी वहां की, तब जाके परमिशन मिलता है। फिर वो 1 अगस्त को रेड करती है, तब जाके पता चलता है कि 11 ही, और वो भी 11 गायब थे। और उस रेड में वहां पे कंडोम और मैनफोर्स या इस तरह की जितनी भी गोलियां होती है वहां पे बहुत सारे पाए जाते हैं। इस मामले को किस लेवल तक दबाया गया है कि आप इसका मीडिया कवरेज देखिए। 31 मई को जब अरेस्टिंग होती है या उसके पहले रिपोर्ट जब पब्लिश किया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है, इसमें सुगबुगाहट होती है, आप मुजफ्फरपुर के अखबारों को देखिएगा तब तो आपको मिल जाएगा 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम का न्यूज़ मिल जाएगा। लेकिन पटना, नेशनल न्यूज़ तो छोड़ दीजिए, पटना के अखबारों में आपको कहीं पर भी 1 कॉलम से ज़्यादा का रिपोर्ट नहीं मिलेगा। अरेस्टिंग हो जाती है उसका भी 1 कॉलम में पटना में मिलता है। नेशनल मीडिया तक तो पहुँचती ही नहीं खबर। नेशनल मीडिया इसको उठाती है तब जब 1 अगस्त को सतपाल मलिक, जो उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे और उस समय के कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, मोदी सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये दोनों मिलकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उसके साथ साथ नीतीश कुमार को, तीनों को पत्र लिखते हैं इस मामले में कार्रवाई करने के लिए। तब जाकर के ये नेशनल मीडिया इसको उठाती है। और उससे पहले भी, उसके बाद भी 2 तारीख को, एक तो मीडिया का साइलेंस आप इस पे देखिएगा, दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी का साइलेंस देखिए कि 2 अगस्त 2018 से पहले मुजफ्फरपुर शहर तो छोड़ दीजिए, पटना छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में इस केस को लेकर के एक भी सिविल सोसाइटी का एक व्यक्ति सड़क पर या कहीं पे कोई पिटीशन या कुछ भी देने को नहीं उतरा। 2 अगस्त को मुजफ्फरपुर शहर में कुछ सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे भी तो उनकी संख्या मुश्किल से 50 थी। और फिर उसके बाद उसी दिन 2 तारीख को ही दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 12 अलग अलग राजनीतिक दल के लोग वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। और ये सब एक साथ होता है क्योंकि तब तक मामला बढ़ चुका होता है। 1 तारीख को लेटर दे चुके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह सभी को, और उसके बाद ये तब जाकर के नेशनल मीडिया उसको उठाती है। उससे पहले कहीं सब पूरा मीडिया साइलेंट थी इसके ऊपर। 3 तारीख को जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
रिपोर्ट मांगती है बिहार सरकार से और मोदी सरकार से भी इस पूरे घटनाक्रम पे। तब जाकर के ये पूरा मामला इतना खड़ा होता है। इसी 3 अगस्त को राज्यपाल सत्यपाल मलिक 6 ऑफिशियल्स को, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के थे, उनको नौकरी से भी हटाते हैं, उनको रिजाइन करवाते हैं। और इसी दिन जो मंत्री थी मंजू वर्मा, वो भी रिजाइन करती है। यानी कि आप समझिए कि एक मामला जो कि लॉ एंड ऑर्डर का था, उस मामले में सतपाल मलिक जो कि गवर्नर है उनको इंटरफेयर करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि उस समय मुख्यमंत्री से लेकर पूरा सरकार से लेकर मीडिया से लेकर के सबने तारीफ किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का कि उनके रिपोर्ट के आधार पर ये सारा कुछ हुआ और इतना बड़ा जो है वो भंडाफोड़ हुआ। लेकिन कोई इस बात का जवाब दे ही नहीं रहा है कि 2018-19 में ये सब हो रहा है, 20 में वर्डिक्ट आया है और 2021 में उसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को पटना से, बिहार से रफू चक्कर होना पड़ता है, भागना पड़ता है। और जब टिस यहाँ से अपना सेंटर बंद करके गई थी, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि बिहार सरकार के अड़ियल रवैये के कारण, बिहार सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, किसी तरह का कॉपरेशन नहीं मिलने के कारण उन्हें यहाँ का अपना सेंटर बंद करना पड़ रहा है। जबकि बिहार हिंदुस्तान का चौथा राज्य था जहाँ पे टिस का सेंटर खुला था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। तो अगर बिहार सरकार ने बदला नहीं लिया है तो फिर टिस बंद क्यों हो गया? यहाँ से क्यों जाना पड़ा इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को टिस को अपना यहाँ सेंटर खोल करके? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ऑफिशियल्स में भी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी कंकाल का, मौत का, इसके सुप्रीम कोर्ट का चाहे वर्डिक्ट हो या चाहे जिसका भी वर्डिक्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट पॉस्को कोर्ट का हो या फिर कहीं का भी वर्डिक्ट हो, हर जगह जो कंकाल मिला, उस कंकाल के बारे में जो मर्डर हुआ, जो वर्डिक्ट कारवान मैगजीन के अंदर जो 34 और लड़कियां थी जिनके ऊपर रेप हुआ था, उनमें से 33 लोगों का टेस्टिमनीज उन्होंने छापा और उस टेस्टिमनीज में साफ साफ उन्होंने कहा है कि ब्रजेश, एक लड़की ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर उनकी आंखों के सामने, वो विंडो से देखी, आंखों के सामने 2 लड़कियों का कम से कम मर्डर की है वहाँ पे। एक का उन्होंने बताया भी है कि वो थोड़ी सी मेंटली चैलेंज या मेंटली डिफरेंटली एबल्ड थी, उनके मुंह पर, उनके गले पे पैर रख करके और चढ़ करके कुचल करके उसकी हत्या कर दी थी ब्रजेश ठाकुर ने। लेकिन इन हत्याओं में बेइज्जत बरी किया गया है, इसका कोई एविडेंस ही नहीं दिया गया, जबकि उनके टेस्टिमनीज को नहीं माना जा रहा है। जबकि सीबीआई ने खुद इन्फॉर्म किया है कि जो दूसरा एनजीओ है वहां पे, उसके बगल में जो कब्रगाह है, वहां पे जब खुदाई हुआ था तो वहां पे मिले हैं बहुत सारे हड्डी कंकाल मिले थे। लेकिन उसके बाद फिर, और ये 2 बार सीबीआई ने इन्फॉर्म किया है कोर्ट को, एक मई में और एक अक्टूबर 2018 में और एक मई 2019 में, 2 बार इन्फॉर्म किया है। लेकिन फाइनली सीबीआई मना कर दी कि नहीं, कोई भी हत्या का या इस तरह का कंकाल का कोई सबूत ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप इसको भी समझिए कि उसी टिस के रिपोर्ट में, ये तो सिर्फ एक बालिका गृह कांड, एक सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात है, पूरे बिहार में 38 के 38 जिलों में ये ऑडिटिंग हुआ था, सोशल ऑडिटिंग हुआ था। और इसमें से 16 जिलों में उस टिस की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि वहाँ पे संदेह वाले काम हो रहे हैं। और उसमें से तो कुछ जो बालिका गृह कांड था उसका तो स्पेसिफिक नाम लेके घटना का जिक्र किया गया है। जैसे कि जो एक इस तरह का बना हुआ था आपका यहाँ पे मुंगेर में, मुंगेर वाले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक मेंटली डिसेबल्ड लड़की के साथ गलत काम वहाँ पे हुआ, उनके साथ मारपीट हुआ है वहाँ पे। उस वहीं पे दिखाया गया कि एक कोई लड़का था वहाँ पे, उसको 3 इंच का घाव बना हुआ है उसके चेहरे पे, और उनसे जब पूछा गया तो बताया गया कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसके साथ मारपीट किया था। इसी तरह से आपको अररिया में बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थिति भयावह थी, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी 16 में से किसी पे भी चर्चा कहीं कोई हुआ ही नहीं आज तक। उसी ब्रजेश ठाकुर का मुजफ्फरपुर में 5 एनजीओ चल रहा है, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसको दबाया गया है इस पूरे केस में, जो आज तक दबा हुआ है और वो आज भी सवाल ही बना हुआ है। और इस पूरे वारदात के दौरान तो अलग अलग समाज के अलग अलग हिस्सों का कितना घिनौना रूप आया है, इसका आप अंदाजा इसी से लगाइए कि जिस बालिका गृह कांड में औरतों के साथ, महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ रेप हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है, हत्या हुआ है, उसमें 18 लोगों को जब सजा मिला है तो उसमें 8 सिर्फ महिला है। उतना ही नहीं, जिस ब्रजेश ठाकुर को इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाता है, माइंड मेकर माना जाता है, उनकी पत्नी और उनकी खुद की बेटी
ऑन रिकॉर्ड मीडिया के आगे सामने आके कहती है कि उनके पति को और उनके पिता को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसमें एक और ऑफिशियल्स थे, रवि रोशन उनका नाम था, उनके वाइफ भी यही बात कहती है। अच्छा, इनके रवि रोशन और उनकी पत्नी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रवि रोशन और इनकी पत्नी दोनों ये कहती है कि इनके पति को फंसाया गया है। हालांकि रवि रोशन के फोटो को जो वहाँ की लड़कियां थी जिनके साथ ये गलत काम हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये आते थे, ये कल्प्रिट है। लेकिन रवि रोशन और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है मंजू वर्मा के ऊपर, उनके पति के ऊपर और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स के ऊपर। उन्होंने पूरा कहानी बताया, कौन आता था, कौन जाता था, कैसे सारा कुछ मैनेज होता था। लेकिन इनके टेस्टिमनीज पे कहीं कोई भी किसी तरह का कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। इसके अलावा इसमें एक और ऑफिशियल्स है, पूनम उनका नाम है। पूनम जो है वो इसमें कल्प्रिट होना चाहिए इसमें, इस पूरे मामले में, लेकिन सीबीआई उनको विटनेस बना देती है। और इतना ही नहीं, उस पूनम का जो वहाँ पे उस समय जूनियर पोस्ट पे उस डिपार्टमेंट में मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थी, उनका पटना ट्रांसफ़र किया जाता है और उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया जाता है उसी डिपार्टमेंट में, यानी कि उनको प्रमोशन दिया जाता है। संभवतः हो सकता है कि उन्होंने चूँकि बड़े जो फिश थे, बड़े बड़े लोग जो उसमें फंस रहे थे, उनको बचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो इनको बचाने के बदले इनको इनाम दिया गया, इसीलिए इनको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। जबकि इनका पूनम का जो है वो बहुत करीबी संबंध जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल जो लोग को सजा मिला उनके साथ बताए जा रहे हैं। इस तरह के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले में, जिसको अगर आप पूरा बोलते जाएंगे, कहते जाएंगे, रटते जाएंगे, बताते जाएंगे तो घंटों बीत सकता है पूरा डिटेल में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। ऐसे खबरें जो दब चुकी है उसे भी हम निकालते रहेंगे। नमस्कार।